तो साथियों, जैसा कि आप में से बहुत लोगों को मालूम होगा, मई के लास्ट रविवार को यूपीएससी का प्री का पेपर था। पेपर ऐसे देखा जाए तो मैं उसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि पेपर टफ था, पेपर इजी था या पेपर मॉडरेट था। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस बार यूपीएससी ने हमें आईना दिखाया है और हमें भविष्य में इसके लिए तैयार रहना होगा। इनकी अनसर्टेनिटी कि वो कब कौन से सब्जेक्ट को कम कर दें, किसे ज़्यादा वैल्यू दे दें, चीज़ों को कैसे प्रेजेंट करें, इनके ऑप्शंस चेंज करने की चीज़ें, ये चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक बच्चों को उस 2 घंटे में परेशानी में डालती है। आप पूरी अच्छे तरीके से तैयार होके जाते हो, आप चीज़ों को पढ़ के जाते हो, लेकिन बस प्रॉब्लम है कि हम पुराने ढर्रे पे चलते हैं। हम ऑप्शंस को उसी तरीके से एलिमिनेट करते हैं जैसे पिछले 10-15 सालों से लोग करते आ रहे हैं। और यूपीएससी एकाएक कोई नई चीज़ इंट्रोड्यूस कर देती है, हमें आता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास नॉलेज की कमी है, आपको आती भी है क्वेश्चंस, लेकिन आप उनके ऑप्शंस को, उनके वो प्रेजेंट करने के तरीकों को देख के पैनिक हो जाते हैं। और यही पैनिकनेस आपके पेपर को ख़राब कर देता है, आपके साल, 2 साल, 4 साल की मेहनत को बर्बाद कर देता है। अब हमें इस पुराने ढर्रे से निकल के कुछ आगे बढ़ना होगा, कुछ नया करना होगा, इनके सिलेबस को डिकोड करना होगा, हमें सब्जेक्ट्स को माइन करके वहाँ से क्वेश्चंस निकालने होंगे। और आपके तैयारी को आसान बनाने के लिए हम लोग आपके साथ मिलकर लेके आए हैं पीसीएस यात्रा। यदि आपका सपना उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में जाकर समाज और व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाना है, कुछ नया करना है, समाज में अपना नाम बढ़ाना है, अधिकारी बनना है, कर्मचारी नहीं, कर्मचारी कोई भी बन सकता है। अगर आप सोचते हो कि हाँ मुझे अधिकारी बनना है, हम कुछ ऐसा करें कि लोग हमें याद रखें एज ए पॉजिटिव वे, तो यह यात्रा आपके लिए है। मैं सुधांशु कुमार, इस कोचिंग का आप मेंटर कर सकते हो, दोस्त कर सकते हो, और दोनों साथ में मिलेंगे। हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, चीज़ों को डिकोड करेंगे, चीज़ों को अच्छे से करके निकाल के। बहुत देखिए, मेन चीज़ क्या है कि एक क्विक लर्नर होना और एक स्ट्रैटेजिक लर्नर होना, दोनों काफ़ी डिफरेंट है। क्विक लर्नर का मतलब कि आप चीज़ों को रट रहे हैं, आप चीज़ों को जल्दी समझ ले रहे हैं, लेकिन वो तब अच्छा है जब आपको एक स्कॉलर बनना हो, आपको विद्वान बनना हो। अगर आप किसी पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्ट्रैटेजिक लर्नर होना होगा। क्या पढ़ना है वो जानना भी इतना ज़रूरी है जितना जानना ये है कि क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, किन चीज़ों को हमें कम ध्यान देना है, किन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देना है। तो इन चीज़ों को काफ़ी पिछले 5-6 वर्षों के अनुभव से मैंने जो चीज़ों को समझा है उसको मैं आपके साथ शेयर करता चलूँगा इस तैयारी में। और ये कोई दूसरी कोचिंग क्लास नहीं है जैसे कि मैं बोल दूं कि मैं कुछ ऐसा आपको संजीवनी बूटी दे दूंगा जिससे आप क्वेश्चंस निकाल लाओगे, मैं कोई ऐसा आपको गेस्ट बुक दे दूंगा जिसमें सारे क्वेश्चंस होंगे। मैं ऐसा कोई भी दावा नहीं करता हूं, लेकिन हाँ मैं इतना कह सकता हूं कि हमारी मेहनत, आपकी लगन, सब मिलके चीज़ों को कर सकते हैं। यूपी पीसीएस हो या यूपीएससी हो, जैसे कि आपको पता है दिसंबर में ही पेपर है, तो ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। सिविल सर्विसेज वनडे पेपर नहीं है कि आप 3-4 महीना पढ़ लो, रट लो चीज़ों को और आपका सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते हुए भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं, आपका टक्कर उनसे भी होने वाला है। कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद सेलेक्ट हों और अपना रैंक बढ़ाने के लिए काम कर रहे हो, आपकी चुनौतियाँ वो भी है। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने ये यात्रा लाया है, और ये एक ऐसा यात्रा है जिसकी एक मंजिल है। ऐसा नहीं कि हम रास्ते पे चले और भटक गए, कोई मंजिल ना हो। हमारे पास एक प्रॉपर मंजिल है और उस पर हम काम करेंगे। एक प्रॉपर रोड मैप है हमारे पास। आज के सेशन में हम जानेंगे कि एग्ज़ाम के स्ट्रेटजीज क्या हैं, पेपर्स कैसे आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, और मेन चीज़ की आपकी जो एक्सपेक्टेशंस है उनको मैं किस हद तक फुलफिल कर पाऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ सुधांशु कुमार, मैं भी पिछले कुछ वर्षों से यूपीएससी की इस जर्नी में हूँ, और मैं भी अभी की तरह एक अभ्यर्थी था, और तैयारी के दौरान जिन चुनौतियों का मैंने सामना किया उन्हीं अनुभवों को आप तक पहुँचाने के लिए एक मंच बनाया गया है। और मैं बस कैमरे के सामने हूँ, कैमरे के पीछे हमारी एक पूरी टीम है जो काम कर रही है कंटेंट पे, जो काम कर रही है चीज़ों को सरल बनाने में, और उनका सहयोग, मेरा ऑन कैमरा होना और आप लोगों की लगन, ये 3 चीज़ें फिक्स करेगी कि किसके सिलेक्शन के चांसेस कितने हैं। तो देखिए, सबसे पहले ज़रूरी ये है बताना कि यूपी पीसीएस ही क्यों। सबके दिमाग में ये रहता हो कि अरे जब करना ही होगा तो कुछ और भी कर लेंगे, यही क्यों करें। हम पहले देखेंगे कि वाई चूज यूपी पीसीएस। यूपी
पीसीएस ही क्यों, सबके दिमाग में होगा। अब तो कोई भी जॉब कर सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। आप आईटी सेक्टर में जा सकते हैं, आप साइंटिस्ट बन सकते हैं, आप एक नॉर्मल कर्मचारी भी बन सकते हैं जिसमें कम मेहनत करनी पड़े। आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है सोसाइटी को सर्व करने का, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आप सोसाइटी को सर्व करो। दूसरी चीज़ जॉब सिक्योरिटी है, एक अच्छा कैरियर ग्रोथ है, समाज में आपकी इज्जत है। फिर आपको डाइवर्स एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स मिलेंगे, आप अलग अलग जगह पे अलग अलग पदों पे काम करेंगे, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों का मदद करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ कि आपके डायरेक्ट इम्पैक्ट होते हैं इस प्रशासन में। इस देश में या कह सके तो जब से ये दुनिया चल रही है, दुनिया में दो तरह के लोग रहे हैं, एक शासित लोग हुए और एक शासन करने वाले लोग हुए। अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी आई कैन से, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं रुक जाना है। और एक चीज़ है कि इस तैयारी के बीच आप जानते हैं कि एक पॉलिटिकल पावर कैसे वर्क करती है, एक समाज कैसे चलता है, चीज़ें कैसे चलती है। तो इन्हीं सबों पे बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं इस एग्ज़ाम के स्टेजेस की। तो शुरू करते हैं पहले प्री से। प्री के पेपर में दो पेपर होता है। पहला जीएस जो होते हैं 150 क्वेश्चंस, सॉरी माफ़ कीजिएगा एक मिनट, 150 क्वेश्चंस और 200 मार्क्स के। ये डिसाइड करता है कि आप मेंस लिख रहे हैं या नहीं। डिसाइडिंग फैक्टर हमेशा आपका जीएस रहेगा, लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि आप इसकी वैल्यू को कम आके आप सिलेक्ट हो रहे हैं मेंस के लिए, आप मेंस लिख रहे हैं कि नहीं, उसमें जितना डिसाइडिंग फैक्टर जीएस है उससे कहीं भी कम आपका सीसेट का पेपर नहीं है। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूँ, चाहे वो स्टेट पीसीएस का पेपर हो या फिर यूपीएससी का पेपर हो, हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए हमेशा से एक चुनौती की तरह उभरा है सीसेट का पेपर। बच्चों की सीसेट के पेपर को लेके तत्परता कम है, जागरूकता कम है, या पेपर हार्ड आ रहा है। मैं इस विवाद में फंसना नहीं चाहूँगा और कोई मतलब नहीं बनता किसी आयोग को दोष दे के, किसी आयोग की गलतियों को बता के अपनी तैयारी को मापना, अपनी तैयारी को जस्टिफाई करना। हमें एक ऐसा माइंडसेट रखना है कि हमारी तैयारी ऐसी हो कि अगर मेरा नहीं हो रहा है तो फिर किसी का नहीं हो रहा है। मैं तैयार रहूँगा, चाहे वो यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो। अपने जीवन का सबसे टफेस्ट पेपर भी पूछ ले तो मैं सीसेट क्वालिफाई कर रहा हूँ, सीधी बात। हमें आयोग को दोष नहीं देना है, उनका काम है क्वेश्चन बनाना, उनका काम है चैलेंजेस देना, और हम तो बैठे ही हैं यहाँ पे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, नई चुनौतियों को देखने के लिए, नए तरह के क्वेश्चंस को देखने के लिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जीएस के 150 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स होते हैं। सीसेट 100 क्वेश्चंस होते हैं, 200 मार्क्स। एक क्वालिफाइंग सब्जेक्ट है जिसमें आपको 33% लाना है। मात्र 33% मान के मत चलिएगा कभी से। ये सीसेट कभी भी मात्र में सिमट के नहीं रहा है। अगर हिंदी माध्यम के बच्चों को सबसे ज़्यादा किसी ने परेशान किया है तो ये 33%। ये लाना बहुत चैलेंज है। इस बार भी अगर हिंदी माध्यम के बच्चों का रिजल्ट कम हो रहा है तो उसमें मैं मानता हूँ कि मैं 100% तो नहीं बोल सकता, लेकिन 60-40 का रेशियो तो रहा है कि 60% बच्चे ऐसे हैं जिनका जीएस तो हो रहा था, जीएस वो क्वालिफाई कर रहे थे अच्छे नंबर से, लेकिन सीसेट कहीं ना कहीं रुक जा रहा था, एक क्वेश्चन से, दो क्वेश्चन से। तो ये चैलेंजेस रहा है और हम इसे भी डिकोड करेंगे। हमारे पास बहुत अच्छे फैकल्टीज हैं जो आपको सीसेट पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, तो उसका चिंता आपको नहीं करना है। हमारी जिम्मेवारी है कि आपको इस 33% की जादुई अंक को कैसे पार पहुंचाना है। और अगर आप सीसेट क्वालिफाई कर ले रहे हैं, जीएस में आपके अच्छे नंबर बन जा रहे हैं, तो फिर आता है आपकी एग्ज़ाम का मेन पड़ाव, जो कि है मेन। जैसा कि आपको पता होगा कि जो प्री का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम कम एक छटनी की प्रक्रिया ज़्यादा है। छटनी की प्रक्रिया बोलने से मेरा तात्पर्य है कि भीड़ को हटाना, नॉन सीरियस बच्चों को पेपर से बाहर करना, जो बच्चे डिजर्व नहीं करते हैं उन्हें एक संदेश देना कि या तो आप अपनी तैयारियां अच्छी करिए या फिर सिविल सेवा आपके बस की बात नहीं है। सॉरी टू से दिस, लेकिन रियलिटी यही है और आपको ये स्वीकारना पड़ेगा कि हाँ जो है वो है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आप हार मान लें कि सिविल सेवा मेरे बस की बात नहीं है और अधिकारी की जगह कर्मचारी पे शिफ्ट हो जाए, या फिर आप मेहनत करें, अच्छे मेंटर्स का सहायता लें, चीज़ों को स्ट्रेटजिक तरीके से करें।
तो ऐसे कर सकते हैं। और जो मेंस का एग्ज़ाम है काफ़ी थकान भरा, काफ़ी स्ट्रेसफुल और काफ़ी चैलेंजिंग होने वाला है आपके लिए। टोटल 8 पेपर लिखना, जिसमें 6 पेपर 200 नंबर के, और ऐसे और हिंदी 150 नंबर के। आप कभी भी मेंस के पेपर को अंकों से मत मापिए। अगर आप इन्हें अंकों से माप रहे हैं तो आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि मेंस के पेपर लिखने में जितना कठिन लगता है, सेंटर पे जाके पेपर देना उससे ज़्यादा कठिन है। और ज़्यादा नहीं, कहीं ज़्यादा कठिन है। आपके तरफ से बहुत सारी चैलेंजेज होंगी, बहुत सारी परेशानियाँ होंगी, कभी कभी तो मर्फी लॉ भी काम करता है। तो ये चीज़ें हैं जिन सबको ध्यान में रखते हुए आपको करना है। और मेंस जो है वो टोटल आपका नॉलेज देखना चाहता है। प्री में आपकी नॉलेज को कोई जज नहीं कर सकता है। मात्र 100 या 150 क्वेश्चन दे के कोई ये जज कर ले कि आप इस देश के प्रशासन में आने के लायक हैं कि नहीं, आप इस देश पे शासन चलाने वाली नीतियों को बनाने के लायक हैं कि नहीं। ये चीज़ें कोई प्री में जज नहीं कर सकता। आप कितने एथिकल हैं, आपके अंदर मानवता है कि नहीं, एक इंसान जिंदा है कि नहीं, ये चीज़ें काफ़ी हद तक मेंस के पेपर में पता चलती है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मेंस के पेपर 8 होते हैं, जिसमें 6 जीएस के 200 नंबर, मतलब टोटल 1200 नंबर, 150 नंबर के एसे का पेपर और 150 नंबर की हिंदी का पेपर, टोटल 1500। हम इस पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। प्री के एग्ज़ाम के बाद अगर सब कुछ अच्छा रहा, आप प्री में सफल हुए, तो हम फिर मिलेंगे, मेंस में भी मिलेंगे, आपके इंटरव्यू गाइडेंस में भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको प्री के बाद आपके साथ छोड़ देंगे। हम तब तक हैं जब तक आपका नाम यूपीपीसीएस के लिस्ट में नहीं है। और यूपीपीसीएस के लिस्ट में लाने की जिम्मेदारी मेरी है। मैं बस जिम्मेदारी ले सकता हूँ। लगन, मेहनत, परिश्रम सब आप पे डिसाइडेड है। और ये जो पेपर है, लोग कहते हैं सिविल सेवा काफ़ी कठिन है। मैं देखिए, जहाँ तक मैं इन चीज़ों को समझा हूँ, जहाँ तक मैं जानता हूँ, एक बहुत ही साधारण पेपर है। बहुत ही साधारण लोग एग्ज़ाम देते हैं और पास भी बहुत ही साधारण लोग ही होते हैं। कोई रोबोट या कोई दूसरे ग्रह का आदमी आके इसे क्वालिफाई नहीं कर रहा है। आप जब मिलेंगे कुछ ऐसे टॉपर्स से, कुछ ऐसे लोगों से, तो आपको पता चलेगा कि उनका भी जो दिनचर्या है, उनके जो जीवन में कठिनाइयाँ हैं, वो काफ़ी हद तक आपसे मिलती जुलती होंगी। ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कोई परेशानियाँ नहीं हैं, वो पैदा ही हुए हैं सिविल सेवा के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने इन चुनौतियों को झेला। झेला का मतलब कि एक रेजिस्टेंस हो गया उनकी बॉडी में। दे आर लाइक कि हाँ, अब कुछ भी हो जाए, करना तो है ही। और जिस दिन आपके अंदर ये लगन आ गई, आपको लगने लगा कि नहीं, मुझे शासित नहीं रहना है, मुझे शासन करने वाली नीतियाँ बनानी है, तो फिर ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। इसमें मैं देखिए, होता क्या है कि कोई भी संस्था जो होती है उसमें 2 तरह के लोग होते हैं। चाहे वो अगर आप राजनीतिक पार्टी का ले लें उदाहरण, तो आप देखते हैं कि लोग चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उसके पीछे एक पूरी संस्था होती है। वो डिसाइड करती है कि कौन फील्ड में लड़ेगा और कौन मानसिक और कागजी तौर पे लड़ेगा। सेम चीज़ें कोचिंग इंडस्ट्रीज में भी होती है। आपको कैमरे पे जो लोग दिख रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सारी उनकी मेहनत हो। हमारे कैमरे के पीछे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, बहुत ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो अपने सालों का अनुभव, सालों की जानी परखी हुई चीज़ें आपके सामने लेके आते हैं, और हमारा काम बस उसे आप तक पहुंचाना है। हम जस्ट एक जरिया है। हाँ, कुछ चीज़ें हमारी होती है, लेकिन अगर कोई शिक्षक या मैं कहता हूँ कि जो चीज़ें मेरी बुद्धि की उपज है, तो शायद ये शाश्वत सत्य तो नहीं हो सकता। सत्य हो सकता है, मैं बिल्कुल इससे नकार नहीं रहा हूँ, लेकिन शाश्वत सत्य नहीं हो सकता, जहाँ तक मैं मानता हूँ। जब आप मेंस क्वालिफाई करते हो तो थर्ड स्टेज होता है इंटरव्यू। क्लासिकल लैंग्वेज बोल लें तो क्लासिकल लैंग्वेज में जैसे हम पर्सनालिटी टेस्ट बोलते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है कि पर्सनालिटी टेस्ट 20 मिनट में एक हिस्सा हो सकता है आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट, लेकिन पूरी आपकी पर्सनालिटी को 20 मिनट में जज कर लेना इतना आसान चीज़ तो नहीं है। तो जो चीज़ें घूमती है, जो इस पेपर पूरे एग्ज़ाम का एक्सिस है, वो है आपका मेंस का एग्ज़ाम। आप लिस्ट में हैं कि नहीं, ये मेंस डिसाइड करता है। और आप लिस्ट में कितने नंबर पे हैं, ये शायद काफ़ी हद तक इंटरव्यू डिसाइड करता है। तो इंटरव्यू बोले तो पर्सनालिटी टेस्ट 100 अंकों का होता है, और ये डिपेंड करता है कि आपका बोर्ड कौन सा है, आप कितने इंटरेस्टिंग लगे उनको, इस हिसाब से आपकी टाइमिंग फिक्स होती है। जैसे मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूँ जिनकी इंटरव्यू 40-40 मिनट चल गई है। कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ
जिनका 20 मिनट करना भी मुश्किल हो गया था। तो दीज ऑल थिंग्स डिपेंड्स ऑन यू। मैंने आपको बताया कि एक क्विक लर्नर होना और एक स्ट्रेटजिक लर्नर होना, वो थिंग्स आर डिफरेंट। अगर आपको जीवन में बहुत कुछ जानना हो तो आप एक क्विक लर्नर हैं तो बहुत अच्छी बात है आपके लिए। लेकिन आप किसी पार्टिकुलर चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हो, अपना जी जान लगाया हुआ हो, तो क्विक लर्नर होने के साथ साथ स्ट्रेटजिक लर्नर होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, कौन से सब्जेक्ट्स आपके आयोग के फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं, कौन से टॉपिक्स आपके आयोग के फेवरेट टॉपिक्स हैं। यू हैव टू नो ऑल द थिंग्स। अगर आपको ये चीज़ें पता है, आपको पता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, या फिर किस पे ज़्यादा ध्यान देना है किस पे कम ध्यान देना है, तो फिर आपने आधी बाजी मार ली है। आप बहुत लिमिटेड पढ़ के बहुत अच्छे से निकाल सकते हो। आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि जो जॉब करते हुए भी सेलेक्ट हो रहे हैं, वो इसलिए सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जिस दिन आपको ये पता चल गया, बस चीज़ें आसान है आपके लिए। तो हम देखते हैं कि वेटेज किसका कितना है। सबसे पहले तो बात करेंगे हिस्ट्री एंड कल्चर। ऑलमोस्ट 24 क्वेश्चंस, 24 क्वेश्चंस आउट ऑफ 150, मतलब मान लीजिए वही लगभग 15%, 15-16% आपका हिस्ट्री का वेटेज है। ये बोलने में आसान लग रहा होगा, लेकिन हिस्ट्री कितना लॉन्ग है कितना वास्ट है आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। लेकिन दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास इसके लिए बहुत ही शानदार फैकल्टी है जिनके पास वर्षों का हिस्ट्री का अनुभव है, और आपके लिए वो चीज़ें बहुत आसान कर देंगे। आपको फील आएगा कि आप हिस्ट्री पढ़ नहीं रहे हैं, आप हिस्ट्री को जी रहे हैं, आप एक विजुअल देख रहे हैं कि चीज़ें कैसे हुई। इट्स नॉट अबाउट कि क्या चीज़ें कब हुई, ये आपको तभी याद रहेगा जब आपको पता हो कि चीज़ें क्यों हुई, कैसे हुई, कारण क्या क्या थे चीज़ों के होने की। जब आप इन चीज़ों को जानिएगा, आप एक क्रोनोलॉजी को समझिएगा, घटनाओं को समझिएगा, तो आपके लिए फैक्ट्स को याद करना ज़्यादा ईजी होगा। तो उसके लिए हमारे पास एक सर है जिनसे मैं आपको आखिरी में इंट्रोड्यूस भी करवाऊंगा। तो बस रुकिए, देख के जाइए कौन है। वो भी आएंगे, आपको कुछ बताएंगे और उनकी क्लासेस का को एंजॉय करिए। दूसरे सब्जेक्ट्स पे आते हैं, जियोग्राफी। सुनने में लगता है कि यार क्या ही होगा जियोग्राफी में, पर्वत पठार नदी मैदान घास फूस जंगल। लेकिन मेरा मानना है कि जियोग्राफी कहीं इससे बढ़ के है। जियोग्राफी आपके धान के खेतों में भी है। जियोग्राफी आप जब अपने रूम से बाहर निकल रहे हैं तो ये अंदाज़ा लगाना कि क्या मैं छाता लेके जाऊं कि नहीं जाऊं, इसमें भी जियोग्राफी घुसा हुआ है। तो बहुत वास्ट चीज़ें हैं, लेकिन वही है कि अगर आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाए, एक अच्छा टीचर मिल जाए, तो चीज़ें काफ़ी ईजी हो जाती है। और हमारे पास हैं, मैं एक गर्व से कह सकता हूँ कि हमारे पास बहुत अच्छे। हम नेक्स्ट पे आते हैं, पॉलिटी। सॉरी टू से कि जियोग्राफी से ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन आते हैं, मतलब मान लो कि 12%। अब आते हैं पॉलिटी पे। पॉलिटी इज अबाउट कि आपको कभी कभी लगता होगा कि कौन चला रहा है इस देश को, नीतियाँ कौन बना रहा है, हम शासित क्यों हो रहे हैं, हम दूसरे की बातों को क्यों माने, सरकार हमसे टैक्स क्यों ले रही है। ये चीज़ें जानने की जिज्ञासा सबकी होती है, और अगर नहीं है तो फिर आप एक जागरूक नागरिक नहीं है, एक अच्छे सिटीजन नहीं है। तो इन चीज़ों को भी बहुत ईजिली हम कोडिफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे अपने पॉलिटी क्लासेस में, जो कि मैं ही लेने वाला हूँ। पॉलिटी क्लासेस मैं लूँगा और देखते हैं, दोनों साथ में करेंगे, कुछ मैं करूँगा कुछ आप करना। पॉलिटी के 15 क्वेश्चन हैं, 10%। फिर आती है इकोनॉमी। इकोनॉमी इज ऑल अबाउट कि आप अगर इलाहाबाद में रह रहे हो, आप अगर दिल्ली में रह रहे हो, आप कहीं भी रह रहे हो, आपको महीने में एक पैसे आते होंगे एक मुश्त। अब आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसे चलाना कैसे है। मुझे पूरे महीने इसी के हिसाब से चीज़ों को चलाना है, कैसे चलाना है, और सरकार हमें इंटरेस्ट रेट कितना मिलता है, हम लोन लेते हैं तो हमें लोन क्यों मिल जाता है, सरकार क्यों हमें पैसे देती है, मार्केट का रेट कौन फिक्स करता है, सब्जियों के दाम कौन फिक्स करता है। ये चीज़ें हमेशा जिज्ञासा होती है लोगों की, और होनी चाहिए, मैं तो बोलता हूँ होनी चाहिए। तो ये चीज़ें हम इकोनॉमी में सीखेंगे, बहुत अच्छे से सीखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। इट्स ऑल अबाउट इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जिससे आते हैं 12 क्वेश्चंस।
इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो भी आप देख रहे हैं, आई डोंट थिंक कि बताने की ज़रूरत पड़े कि इन्वायरमेंट क्या होता है, इकोलॉजी क्या होता है। जैसे बाकी क्लास में तो आपको पता चलेगा, मैं बस एज ए इंट्रो बता रहा हूँ कि जो भी चीज़ आप अपने आसपास देख रहे हैं, जो चीज़ें आपको प्रभावित कर रही है, जो चीज़ें आपसे प्रभावित हो रही है, दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। जिससे 12 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 8%। और मैं आपको एक पीपीटी दिलवा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ से आप चीज़ों को ईजिली ले सकें। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी अभी के टाइम में आप लोग चैट जीपीटी का यूज़ करते होंगे, एआई का यूज़ करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे टेक्नोलॉजीज हैं जो आपको जानना चाहिए, या फिर आप चाहते हैं कि मैं अगले जनरेशन को कम्पीट कर सकूं, तो आपको ये पता होना चाहिए। इन चीज़ों का टेस्ट यूपीपीसीएस लेता है और लेगा, क्योंकि आपको शासन करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या टेक्नोलॉजी चल रही है, समाज को हम कैसे विद साइंस विद टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा सकें। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अच्छे खासे आई थिंक 14 क्वेश्चन आ जाते हैं। दैट्स अ ग्रेट थिंग। फिर कुछ आते हैं लगभग 20 के आसपास क्वेश्चन आ जाते हैं यूपीएस स्पेशल से। तो यूपीएस स्पेशल में तो सारे आ जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, पॉलिटी हो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो एंड ऑल। फिर करंट अफेयर के 25 क्वेश्चंस, और करंट अफेयर के लिए भी आपके सामने हमारे हिस्ट्री वाले टीचर ही आएंगे, क्योंकि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं उन्हें पर्सनली भी जानता हूँ और मैंने देखा है, उनके टैलेंट को देखा है, बहुत करीब से देखा है, मैंने उनके लगन मेहनत को बहुत करीब से देखा है। तो वो चीज़ें भी वो डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक मेरा क्या मानना है कि कुछ जो ऐसे टॉपिक्स हैं जो लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। लो हैंगिंग फ्रूट्स मतलब आपने आम का वो पेड़ देखा होगा जिसमें आम नीचे लटके हैं और उसी से आप आसानी से तोड़ सकते हैं। तो लो हैंगिंग फ्रूट्स मेरा मानना है, उसमें अगर आप करके जाओ तो जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको आप बहुत ईजिली, बहुत कम समय में बहुत अच्छे से कर सकते हो, और इनमें गलतियाँ होने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि डाइवर्सिटी बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले इनमें थोड़ी कम है, ज़्यादा कम नहीं है, थोड़ी कम है, जो कि आपको एक अच्छा ग्रेस मार्क दिलवा सकता है, आपके लिए चीज़ें ज़्यादा ईजी कर सकता है। अब देखते हैं कि पिछले कुछ सालों का शायद कट ऑफ क्या रहा है, क्योंकि हमें कितना करना है, कितना छोड़ना है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। चला हम 150 क्वेश्चन करके आ रहे हैं, हमारे नंबर -30 आ रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मैंने आपको यही स्टार्ट में बताया था कि आपको एक स्ट्रेटजिक लर्नर बनना है, क्विक लर्नर या अंधाधुंध पढ़ाई करने वाला नहीं बनना है कि कुछ भी उठा के पढ़ लिया। तो शायद आपको ये तो गूगल पे भी अवेलेबल होगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आप सारे करके आओ। अब देखो, जनरल का कट ऑफ 125, ओबीसी पिछले कुछ से 1-2 सालों से ऐसा हुआ है कि ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा बढ़ गया है, ईडब्ल्यूएस का सबसे ज़्यादा था। ये थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं। तो आप मान लो कि आपको ऑन एन एवरेज अगर आपके 130 नंबर बन रहे हैं 200 में से, तो फिर आप सेफ हो। और एससी एसटी में ये नहीं बोलूँगा कि आपके कम भी बनेंगे तो सही है, आपका टारगेट 130 होना चाहिए। आप प्रीलिम्स देने के अगले दिन ही मेंस की तैयारी कर सको, इसके लिए आपको 10 या 15 नंबर तो ज़्यादा चाहिए। ये नहीं कि मैं बैठा हुआ हूँ, आंसर की आएगा, रिजल्ट आएगा, लिस्ट में नाम आएगा प्री का, फिर मैं मेंस की तैयारी करूँगा। ये एक बहुत ही मतलब आप बोल सकते हैं कि पिछड़ा हुआ सोच है इस तैयारी में। आप ऐसे नहीं जीत सकते हैं, आपको आगे रहना पड़ेगा, आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। तो यही कुछ कट ऑफ्स हैं। 2023 का कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली थोड़ा ज़्यादा रहा है, क्योंकि आपको पता है कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग शिफ्ट हो रहे हैं। आजकल सिविल सेवा लगभग 80% 60% युवाओं का सपना है, वो चाहते हैं कि एक बार तो इस क्षेत्र में आए। तो पूरी कहानी इनकी ये रहती है, इसी चक्कर में कुछ सालों से आप देखेंगे तो शिफ्ट हो रही है चीज़ें। जहाँ तक बात है सिलेबस का, तो सिलेबस लाइक अ कंपास, कंपास आप जानते होंगे जिससे हम दिशा देखते हैं, तो सिलेबस भी वही है। अगर आपको दिशा नहीं पता है, आपने सिलेबस नहीं पढ़ा है, तो आप इस तैयारी में रास्ता भटकने वाले हैं। और एक बार रास्ता भटक गए तो आपको पता है कि एक गलत ट्रेन हमेशा आपको आपके लक्ष्य से बहुत दूर लेके जाती है। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप ये फोकस रखें कि आपको आपके कंपास हाथ में होना चाहिए, आपके सिलेबस की प्रिंट आउट आपके स्टडी टेबल के सामने चिपकी होनी चाहिए। इन चीज़ों पे आप ध्यान रखेंगे। अब हम थोड़ी आपकी बात करते हैं, ये तो ही हमारी बात कि हम क्या करने वाले हैं।
अब हम बात करेंगे कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको नहीं करनी है, जो आपको लक्ष्य से पीछे ले जा सकता है। कॉमन मिस्टेक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। पहली बात, कॉमन मिस्टेक्स की आएगी तो पहले होता है कि सर कहाँ से पढ़ें। हमारा जो है वो सोर्स क्या होगा, सोर्स क्या होगा। तो देखो मेरा मानना है कि आप कोई भी बुक पढ़ो, किसी के भी नोट्स पढ़ो, लेकिन फैलना नहीं है, ज्ञानी नहीं बनना है, बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़नी है, बहुत कम बुक्स पढ़ना है, ज़्यादा बुक्स नहीं पढ़ने, चाहे आप कोई भी पढ़ो। मैं ऐसे प्रेफर नहीं कर रहा हूँ कि आप इनकी पढ़ो उनकी पढ़ो, आप देख लेना कौन पढ़नी है, लेकिन कोई एक ही सोच रखो, बार बार रिवाइज करो। जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे आप पेपर में गलती करके आओगे। दूसरी चीज़, सोर्स लिमिटेड। सोर्स आपके लिमिटेड होने चाहिए। दूसरी चीज़, क्या PYQ रेलेवेंट है। बहुत क्वेश्चन होते हैं कि क्या PYQ रेलेवेंट है, क्या हमें PYQ देखना चाहिए। मेरा मानना है कि आप जिस फील्ड में उतर रहे हो उसके ट्रेंड ही नहीं बताया आपको, आपको यही नहीं पता है कि पूछता क्या है, तो चीज़ें कैसे होगी। आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि लेवल क्या है, तरीका क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। फिर वही मैं बोलूँगा कि सोर्स को मल्टीपल रिवाइज करिए, मल्टीपल रिवीजन एक ऐसा हथियार है जो आपको इस पेपर में हमेशा आपके हाथों में दिखेगा। दूसरी चीज, लोगों को ये लगता है कि बस एक बार प्री हो जाए फिर क्या है 10 आंसर्स लिख लेंगे हमारा हो जाएगा, मीन्स नॉर्मल चीज़ है। तो ये जो गलतफहमी है, ये बहुत जो विद्वान लोग होते हैं, नए बच्चों की गलतफहमी नहीं है, ये गलतफहमी है विद्वान लोगों की, जो सो कॉल्ड स्कॉलर्स हैं, जिनको लगता है कि अरे आंसर लिखना कौन सी बड़ी चीज़ है, हम तो यूं कर लेंगे, क्वेश्चन ही तो है, लिखना ही तो है। कभी सर बैठ के देखो, अगर मौका मिला है तो आपने देखा भी होगा कि कितना टफ होता है। तो मेरा मानना है कि आपको आंसर राइटिंग की तैयारी कर देनी चाहिए, शुरू से ही करनी चाहिए, कुछ आंसर आपको लिखने चाहिए। नेक्स्ट थिंग, क्या नहीं करना है कि आपको ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है सोशल मीडिया पे, कि रील्स में कोई टीचर आए, उन्होंने बता दिया कि ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा, ये टॉपिक तो पक्का आएगा। अब आपने बिना PYQ एनालाइज किए, बिना चीज़ों को देखे हुए, बिना अपने सिलेबस अपने कंपास को देखे हुए आप उसके पीछे पड़ गए, कह रहे सर ने बोला है तो आएगा। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ना मैं या कोई ये तो नहीं बता सकता कि ये पक्का आएगा। नो वन, नो वन मीन्स नो वन। तो आप इसका ध्यान रखें कि ओवर डिपेंडेंट नहीं होना है सोशल मीडिया पे। एंड लास्ट थिंग, जो सारे बच्चों में होता है जिसको हम बोलते हैं इनसिक्योरिटी। और इनसिक्योरिटी होती क्यों है? आपके बगल के कमरे का बच्चा जो आपके साथ रूम शेयर कर रहा हो, उसकी तैयारी देख के आपको लगता है कि कहीं मैं इससे पीछे तो नहीं हूँ, कहीं मैं कम तो नहीं पढ़ रहा हूँ, कहीं इसका हो जाए मेरा ना हो। ये जो इनसिक्योरिटीज पैदा होती है, ये चीज़ों को बहुत ख़राब कर देती है। तो हमेशा अपनी तैयारी में इन चीज़ों पे फोकस रहिए कि आपको खुद को कंपेयर किसी और से नहीं करना है। हो सकता है आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी हो, लेकिन अगला बच्चा हर बार आपसे पॉलिटी का क्वेश्चन पूछ के आपको बुद्धू साबित कर दे। हो सकता है आपकी पॉलिटी और हिस्ट्री दोनों अच्छी हो, वो ज्योग्राफी का एक एक्स्ट्रा फैक्ट लेके आया जो UP PCS वालों को भी नहीं पता है, और आप अपनी तैयारी को आंकने लगे बस एक क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस एक देखिए, एक कोई नॉर्मल वनडे एग्जाम नहीं है, एक बहुत बड़ा रेस है। इसमें थकान आती है, डिप्रेशन आते हैं, लेकिन वही है कि अगर आपको खुद पे विश्वास है, कॉन्फिडेंस है, अगर आपको लगता है कि आप कर लोगे तो फिर विश्वास मानो, आप कर लोगे, बाकी उसे अच्छा कर लोगे, बहुत अच्छा कर लोगे। टाइम लगेगा लेकिन जो भी आएगा बेस्ट आएगा। तो आप समझ गए क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है। रिसोर्सेस बहुत सीमित रखने हैं और रिवीजन असीमित रखने हैं, जितना आप कर सकते हो। ये हो गई बातें। अब कुछ बच्चे जो बिगिनर्स हैं, जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनका होगा कि सर स्ट्रेटजी कैसे रखना है, पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, दिन में पढ़े, रात में पढ़े, सीधा पढ़े, उलट के पढ़े,
पंखे में टंग के पढ़ें, ऐसा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल ही पढ़ना है, कोई उल्टा पढ़ के पास नहीं होता है। 6 से 8 घंटे की आपकी फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए। फोकस्ड मतलब फोकस्ड, ये नहीं कि हमने टाइमर लगाया, 20 मिनट पढ़े, फिर थोड़ा रील्स भी देख लिया, फिर थोड़ा देख लिया कि चलो आज कोई नई मूवी आई है, उसकी ट्रेलर भी आई है, 3 ही मिनट तो जाएगा, क्या ही हो जाएगा। लेकिन आपको पता नहीं है कि ये 3 मिनट आपके पूरे डिसिप्लिन को तबाह कर देगा, आप फोकस्ड नहीं हो पाएंगे। तो आपकी जो पढ़ाई है वो 8 घंटे फोकस्ड होनी चाहिए। मैं इसलिए फोकस्ड शब्द पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ। फोकस्ड मतलब फोकस्ड, बाकी आप समझ ही रहे होंगे। डेली का क्या कीजिए कि एक स्टैटिक सब्जेक्ट रखिए जिसको मुझे डेली 2 घंटे 3 घंटे देने हैं। करंट अफेयर वो तो आपको पढ़ना ही है। करंट अफेयर एक ऐसा भूत है जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, इतना जान लीजिए। तो करंट अफेयर को हमेशा पढ़ना है। फोकस 2 चीज़ों पे होगी, मैं फिर से बता रहा हूँ, रिवीजन और MCQs, 2 थिंग्स जो आपको इस प्री के नदी को पार करा के किनारे लगाएगा। वो 2 चीज़ें हैं, रेगुलर रिवीजन और MCQs। MCQs का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, और MCQs PYQ भी एक MCQs का वही है। अगर मैं एक बड़ा गोला बनाता हूँ जिसे मैं MCQs बोलता हूँ, तो इसके अंदर एक छोटा गोला आता है जिसे मैं PYQ बोलते हैं। तो MCQ का मतलब सब कुछ, PYQ भी उसी के अंदर आएगा। और PYQ मैंने आपको पहले ही बताया कि उसमें फोकस होना चाहिए। और टारगेट्स, अगर वीकली, ये मैंने डेली के टारगेट्स बताया आपको। अगर बात करें वीकली टारगेट्स की, तो एक मॉक टेस्ट डेली, आप अगर हो सके तो 2, सॉरी वीकली एक मॉक टेस्ट किसी भी दिन सप्ताह के। ये नहीं कि संडे को ही देंगे, मंडे को ही। क्या पता संडे को आपका क्रिकेट खेलने का मन करने लगे, आपने मिस कर दिया चीज़ों को। आप एक दिन फिक्स रखो कि एक आंसर राइटिंग सेशन, एक मॉक टेस्ट और एक रिवीजन डे आप हर वीक में रखोगे। आपने पूरे सप्ताह क्या पढ़ा है उसका रिवीजन आपको करना है हर वीक में। एवरीथिंग इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी। इस परीक्षा में सबसे तेज नहीं बल्कि सबसे अधिक लगातार चलने वाला अभ्यर्थी ही पास हो सकता है। बस यही चीज़ें हैं। आप एग्ज़ाम को अंडरस्टैंड कीजिए, सिलेबस को फॉलो करिए। अगर हम भी कभी सिलेबस से हटते हैं तो आप हमें याद दिलवाइए कि सर आपने बोला था कि स्ट्रेटजिक लर्नर बनना है। जैसा कि ऐसे होगा नहीं, लेकिन अगर मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, क्योंकि दुनिया में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता है। हो सकता है कभी कुछ चीज़ें हम भी ऐसी भावनाओं में बह के पढ़ा दें जो ज़रूरी ना हो आपके लिए। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखें। ट्रस्ट द प्रोसेस। अगर आपको प्रोसेस पे विश्वास है तो आप एक दिन कर ले जाएंगे। आप कंसिस्टेंट रहें, यही कहानी है। बाकी अभी मैं चाहता हूं कि मैं आपको अपने हिस्ट्री के टीचर से भी इंट्रोड्यूस करवा दूं, क्योंकि आई थिंक जितना इस कोचिंग के लिए या इस यात्रा के लिए मैं ज़रूरी हूं, उतने ही मेरे सहभागी, मेरे दोस्त आपके लिए ज़रूरी है। दोनों साथ में चलेंगे, आपको साथ में लेके चलेंगे। अगर मैं कभी थका तो वो मेरा सहारा बनेंगे, वो थके तो मैं बनूंगा, और ऐसे ही हम लोग मंजिल तक पहुंचेंगे। तो मैं बुलाता हूं दीपक सर को। दीपक सर आके भी आपको कुछ कुछ बताएंगे। दीपक सर आइएगा थोड़ा। कैसे हैं दोस्तों? तो सुधांशु जी ने आपको जिस तरीके से बताया, आपको होपफुली बहुत अच्छे समझ आया होगा। सुधांशु जी बहुत ही अव्वल दर्जे के टीचर हैं और अच्छे से स्टूडेंट की सारी ज़रूरतों को जानते हैं कि कहाँ उन्हें समस्या आती है, कैसे समस्या आती है। जैसे कि सारी बात तो आपको बता ही दी है सुधांशु जी ने, मैं क्या बताऊं आपको। जैसा भी है आपको सुधांशु जी बताएंगे। हम मिलेंगे आपको हिस्ट्री में, करंट अफेयर में, बाकी जो भी अलग तमाम जो भी चीजें समस्या रहेंगी हम सब काम करेंगे। जैसे नाम ही आपको पता है हमारा क्या नाम है, PCS यात्रा। आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए तो हम बैठे हैं साहब यहाँ पे। हम यात्रा आपकी सुगम बनाएंगे। मैं हूं आपके साथ, सुधांशु जी हमारे साथ, बाकी हमारी टीम है आपके साथ। लगे रहिए, करते रहिए, और छोड़ना है अपने को दिसंबर में PCS का एग्जाम। जी सुधांशु, सही कह रहा हूं मैं? बिल्कुल। तो जैसा भी है आप बताइए। बाकी जो भी वाइंड अप करेंगे अभी सुधांशु जी करेंगे, हम तो आपको अपनी इंट्रोडक्शन क्लास में मिलेंगे। थैंक यू गाइस। तो आपने एक झलक देखा दीपक सर का, जैसा कि आपको पता है, और ये आपको दिखेंगे इसी अंदाज के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ हिस्ट्री क्लासेस में, करंट अफेयर क्लास में। एंड आई श्योर कि बहुत मज़ा आने वाला है आपको। आज से आपकी नई यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, एक नई तैयारी की शुरुआत हो चुकी है। याद रखिए कि सपने सच वही होते हैं जिसके लिए रोज़ मेहनत किया जाता है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन पढ़े, एक दिन किए और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। ये बहुत
चीज़ें टफ है, आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि ये एग्ज़ाम इतना इजी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, पीसीएस यात्रा परिवार आपके साथ है। मैं हूँ, दीपक सर हैं और जो हमारी टीम है जो कैमरे के पीछे काम कर रही है। थैंक यू।